नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करेंगे जैन आचार्य मेरुतुंग, जो अपभ्रंश काल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं जैन आचार्य मेरुतुंग के बारे में। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के व्याख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली तुट्टी की ना मुँह की हुई छरप पुंज, हिंदई दोरी बंधी येऊ जिम मकई तिम मुंज। टूटी पड़ी हुई आग से क्यों ना मरा छारपुंज क्यों ना हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है। मुंज भड़ई मृणाल वई जुब्बण गयु ना झूरी, जय शक्कर सै खंड थिए तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को ना पछता। यदि शर्करा 100 खंड हो जाए तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामति पच्छई समपजई सामति पहली होई, मुंज भड़ई मृणाल वई बिघन न वेड़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे। बाह बिछोड़बी जिह तुहूँ हऊँ ते वहीं का दोषु, हे ऐठिए जय नीस रही जाणूं मुंज सरोसु। बाँह छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूँ कि मुंज रूठा है। यौ जन्मो नग्गुह ग्यू षडमिर खग्गु न भग्गु, तिखा तुर्य न माणिया गौरी गली न लग्गु। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुबटों के सिर पर खंग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। अब विद्याधर के बारे में, तो इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भय भज्जे बगा भगु, कलिंगा तेलगा रणमुत्ति चले, सरहट्ठा धिट्ठा लगे कट्ठा सोरठा, भय पाए पले, चंपारण कंपा अब झपा, उत्थी जीव हरे, काशी सर राणा किन्नौ पाणा, बिज हर भण मम तिवरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। सारंगधर, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध
ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। भोपाल, दामोदर और देवदास 3 पुत्र हुए। तो दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर। दामोदर के पुत्रों में सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। नूनम बादलम छाई खे पसरी निःश्राण शब्द खरहा शत्रुम पाड़ी लुटाली तोड़ हनिसौ एवं भड़न्त्युद भट्टहा झूठे गर्व भरा माघाली सहसा रे कंत मेरे कहे कट्ठे पाग निवेश जाह शरणम श्री मल्लदेव विभुम। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हम्मीर रासु नामक एक वीरगाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासु नाम का मिलता है। प्राकृत, पिंगल सूत्र, उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासु के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। ढोला मारिया ढिल्ल मह मुच्छों मेछ शरीर पुर जज्जला मंतिवर चलें वीर हम्मीर। ये देखो कुंडलिया है, कुंडलिया छंद में लिखा गया है। चलें वीर हम्मीर पाव भर में इड़ कंपई दिगमण खई आधार धूल सुर रह आच्छाई दिगमण खय आधार आण खुर साणुक उल्ला दरमरी दमसी पे विपक्ष मारु दिल्ली में ढोला। दिल्ली में ढोल बजाया गया। मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है। दिशाओं के भागों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। इसी का भावार्थ है ये। ओल में खुरासानी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। पिधऊँ ढिय सन्नाह बाह उपरि पखर दई बधु समधि रण धस्यों साह हम्मीर ब अण लई। उड्डूह राह पह भमऊ खग रिपु सोसहि झल्लऊँ पखर पखेर ठेली पेली प्रबल आय अफालऊँ। हम्मीर कब्ज जज्जल भड़ई कोहाड़ल मही जलऊँ। सुलितान शीस करवाल दई तज कलेवर दिए चलऊँ। दृढ़ सन्नाह पहने वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हम्मीर शाही का वचन लेकर तारों को नवपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हम्मीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़ मैं स्वर्ग को जाऊं। पाभर दरमरु धरणी तरणी रह धुल्लिए झम्पिए कमठ पिठ टरपरी मेरु मदर सिर कंपिए। कोहे चलिए हम्मीर वीर गज्जुहु संजुत्ते
कियाहूँ कियाऊँ कठ हाकद मुच्छ में छिय के पुत्ते। चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़फड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियाँ कंपित हुईं। गज यूज के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले। मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखीं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं, पर उस समय इनमें से किसी का पता ना चला। थोड़े दिन हुए, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन बीच बीच में कुछ देश भाषा के भी पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पा, छंद, गाथा आदि छंदा में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण लीजिए। रज्जलुद्ध असलान बुद्धि विक्रम बले हारल, पास बैसी विश्वासी राय गए नेसर मारल, मारंत राय रण रोल पंडु में इन हो सद्द हुए, सुर राय नयर नर अर रमणि बाम नयन पफुरिए धुए। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि वह प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी बंधी नहीं है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है: पूरी सत्तेण पूरी सौ, नहीं पूरी सौ जम मत्तेन, जल दानेन हु जल ओ नहु जल ओ पूज्यो घूमो। वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा या बोली भी है। कत्तौ तुरक बर कर बार जाय ते बेगार धर, धरी आनय बाभन बरुआ, मया चढ़ावई गाय का चुर आ। हिंदू बोले दूरे निकार, छोटौ तुरका भवकी मार। ये पंक्ति अंतिम है जो हिंदू बोले दूरे निकार, दुरही निकार और छोटो तुर का भक्की मार, ये इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उ आर और न आर विज्जा बाण बनाकर ही रखे जाते थे। जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बण गऊ गयु न झूर, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पछता। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा में अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्या संदेह हो सकता है। ध्यान देने पर
यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तलता में इसका प्रमाण मिलता है। अब आते हैं प्रकरण 3 पर। तो प्रकरण 3 जरा मैं देख लेता हूँ समय। प्रकरण 3 को हम अगले वीडियो में पढ़ें तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो यहीं तक रहने देते हैं। हमने क्या जाना, इसको एक बार देख लेते हैं। हमने इसमें किस किस को पढ़ा है, किस किस का अध्ययन किया है। तो देखिए, इसमें विद्यापति को भी हमने पढ़ा। विद्यापति के पहले हमने सारंगधर को पढ़ा और जैन आचार्य मेरुतुंग को भी पढ़ा। तो देखिए, सारंगधर के बाद विद्याधर को भी पढ़ा है और विद्याधर जैन आचार्य मेरुतुंग। तो आज हमने इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। और इसके बाद अब हमारा प्रकरण 3 जो है, प्रकरण 3 चलेगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और कल जो है प्रकरण 3 को देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।